क्या कभी एक आवाज, एक फोन पर कही गई एक अधूरी बात आपकी पूरी दुनिया को हिला सकती है? क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है? आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है, जिसकी खुशहाल जिंदगी एक रात में बिखर गई, जब उसने अपने पति की एक बातचीत सुन ली। ये कहानी धोखे, हिम्मत और एक ऐसे राज की है, जो किसी के भी रोंगटे खड्डे कर दे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो होने वाला है, उसका अंदाजा आपको बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई के एक पॉश इलाके में मीरा की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। वह एक प्रतिभाशाली फोटो जर्नलिस्ट थी, लेकिन 6 साल पहले अपनी बेटी को खोने के बाद उसने अपना कैमरा हमेशा के लिए रख दिया था। उसका पति विक्रम शहर की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल मैगजीन का एडिटर इन चीफ था। उनकी जिंदगी बाहर से एकदम सही दिखती थी। एक कामयाब योद्धा जो एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा साया था, विक्रम की मां, श्रीमती अंजलि सिंह का। अंजलि जी एक खास और दबदबे वाली महिला थी, जो हमेशा मानती थी कि मीरा उनके बेटे के लायक नहीं है। बेटी की मौत के बाद मीरा ने खुद को घर की चार दीवारी में समेट लिया था और विक्रम की कामयाबी को ही अपनी कामयाबी मान लिया था। उसे नहीं पता था कि उसकी यह खामोशी और भरोसा उसके खिलाफ एक भयानक साजिश का हथियार बन चुका था। रविवार की एक उमस भरी रात थी। मुंबई की हवा में समंदर की नमकीन महक खुली हुई थी। मीरा किचन साफ कर रही थी, प्लेटों को करीने से लगा रही थी। विक्रम अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था, उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। तभी विक्रम का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसकी त्योरियां चढ़ गईं। मां, इतनी रात को? उसने बुदबुदाते हुए फोन उठाया और दूसरे कमरे में चला गया। आमतौर पर मीरा कभी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। विक्रम का दरवाजा पूरी तरह बंद करने का अंदाज, उसकी आवाज में छिपी बेचैनी। मीरा ने पानी का गिलास उठाया और दरवाजे के पास जाकर खड़खड़ी हो गई, अपनी सांसें रोके हुए। विक्रम की आवाज फिल्टर होकर आ रही थी, धीमी लेकिन साफ। तुमने कहा था कि सब संभाल लिया है, अब फिर से क्या प्रॉब्लम हो गई? मीरा का दिल जोर से धड़का। किस प्रॉब्लम की बात हो रही थी? उनके बीच तो कोई राज नहीं थे, या थे? मीरा ने कान दरवाजे से और सटा दिए। विक्रम की आवाज में अब झुंझलाहट थी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये सब बकवास है। क्या पता वह बच्चा मेरा हो भी या नहीं। बच्चा? किसका बच्चा? मीरा के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। विक्रम का बच्चा? इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया है। वह किसी और के साथ, और उसका एक बच्चा भी है। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वह अंधी थी, कितनी बड़ी बेवकूफ थी। उसे लगा था कि उसका पति उससे प्यार करता है, लेकिन वह तो कहीं और अपना परिवार बना रहा था। आंसुओं का एक सैलाब उसकी आंखों में उमड़ आया, लेकिन उसने होंठ भींचकर उसे रोक लिया। अभी रोने का वक्त नहीं था, अभी उसे सच जानना था। वह चुपचाप वापस किचन में लौट आई। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, लेकिन चेहरा एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे एक प्लान बनाना था। अगली सुबह मीरा ने हमेशा की तरह विक्रम के लिए नाश्ता बनाया। वह मुस्कुरा रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें एक जासूस की तरह विक्रम की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। मुझे आज जल्दी निकलना होगा, विक्रम ने कॉफी का कप उठाते हुए कहा। मां की दवाइयां खत्म हो गई हैं, उन्हें देने जाना है। झूठ, एक और झूठ। अंजलि जी का घर तो पास में ही था और विक्रम शहर के दूसरे कोने की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही विक्रम की गाड़ी सोसाइटी के गेट से बाहर निकली, मीरा ने अपना पर्स उठाया और नीचे भागी। उसने एक ऑन्टो को हाथ दिया। भैया, वो सामने जो ग्रे एसयूवी जा रही है, उसका पीछा करो प्लीज, बस थोड़ी दूर पर रहना। ऑन्टो वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने एक नजर मीरा के परेशान चेहरे पर डाली और बिना कुछ कहे ऑन्टो आगे बढ़ा दिया। मुंबई की भीड़दाज भारदाज वाली सड़कों पर गाधियों के बीच से रास्ता बनाते हुए मीरा का दिल किसी अनजाने डर से बैठा जा रहा था।
विक्रम की गाड़ी बांद्रा के एक शांत पार्क के पास जाकर रुकी। मीरा ने ऑटो वाले को थोड़ा आगे रुकने को कहा। उसने देखा विक्रम गाड़ी से उतरा और एक बेंच पर बैठी औरत की तरफ बढ़ा। वह एक साधारण सी दिखने वाली महिला थी। उसकी उम्र 30 के आसपास होगी। विक्रम ने उससे मुश्किल से 1 मिनट बात की, फिर अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उसे थमाया और तेजी से वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुद्दा गया। पैसे। वह अपनी प्रेमिका को पैसे दे रहा था, अपने बच्चे के खर्चे के लिए। मीरा का सिर चकरा गया। उसने ऑटो वाले को चलने के लिए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहन जी, सब ठीक तो है? ऑटो वाले ने हमदर्दी से पूछा। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सामने देख रही थी। उसकी दुनिया की टूटी हुई तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। घर पहुंचकर उसने फैसला किया, वह सीधे विक्रम से नहीं पूछेगी। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त निशा से बात करेगी। निशा विक्रम के ही ऑफिस में काम करती थी। शायद उसे कुछ पता हो। दोपहर में मीरा ने निशा को पास के एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। निशा हमेशा की तरह चहकती हुई आई। क्या हुआ? सुबह सुबह तेरी आवाज बड़ी अजीब लग रही थी। सब ठीक है? मीरा ने गहरी सांस ली। निशा, मुझे लगता है मुझे लगता है विक्रम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। निशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या? तू पागल हो गई है क्या? विक्रम, वह तो तुझ पर जान छिड़कता है। ऑफिस में लाड़चकियां उस पर मरती हैं, लेकिन वह किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखता। तुझे ऐसा क्यों लगा? निशा की बातों में इतनी सच्चाई लग रही थी कि एक पल के लिए मीरा को भी लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। उसने पार्क वाली घटना के बारे में निशा को नहीं बताया। उसे लगा कि अगर विक्रम किसी मुसीबत में है तो वह उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहती। पता नहीं यार, बस ऐसे ही लगा। शायद मैं ही पागल हो रही हूं। मीरा ने बात टाल दी। बिल्कुल पागल हो रही है। निशा ने उसका हाथ पकड़ धाच कर कहा। चल कॉफी पी, सब ठीक है। लेकिन मीरा का दिल मान नहीं रहा था। कुछ तो था जो बहुत गलत था। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मीरा ने सोने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और कान खुले। देर रात विक्रम का फोन फिर बजा, इस बार वाइब्रेशन पर। वह उठकर बालकनी में चला गया। मीरा भी दबे पांव उसके पीछे गई और पर्दे के पीछे छिप गई। विक्रम की आवाज फुसफुसाहट में थी, लेकिन रात की शांति में साफ सुनाई दे रही थी। हाँ निशा। नहीं, वह सो रही है। निशा। मीरा की सांसों ने जैसे उसका साथ छोड़ डाच दिया। वह निशा से बात कर रहा था, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। मैंने तुमसे कहा था ना, वो कुछ नहीं जानती। उसने आज मुझसे अफेयर के बारे में पूछा। जरूर कोई फालतू टीवी सीरियल देखकर उसके दिमागों में आया होगा। तुम चिंता मत करो। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांप रही थी। उसे लगा कि वह गिर पड़ डिहेगी। धोखा, इतना बड़ा धोखा। उसकी अपनी दोस्त, उसकी बहन जैसी दोस्त, उसके पति के साथ। यह दर्द बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। विक्रम की अगली बात ने मीरा के खून को जमा दिया। हाँ हाँ, मैं उसे दवा दे रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही इसका असर दिखने लगेगा। उसे चीजें याद नहीं रहेंगी, वह अजीब हरकतें करेगी। फिर मैं उसे पागल खाने में भर्ती करा दूंगा। एक बार वह रास्ते से हट जाए तो ये फ्लैट हमारा होगा। बस कुछ दिन और। जान। साजिश। यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था, यह एक जानलेवा साजिश थी। वे उसे पागल साबित करना चाहते थे ताकि उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके। यह फ्लैट उसके माता पिता की आखिरी निशानी था। मीरा पर्दे के पीछे खड़ी थी। उसका शरीर सुन्न पटेज गया था, लेकिन उसका दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चल रहा था। आंसू सूख चुके थे, अब सिर्फ आग थी। बदले की आग। उसने सोचा, तुमने गलत औरत से पंगा लिया है विक्रम। अब खेल मैं खेलूंगी। अगली सुबह मीरा ने एक नया मुखौटा पहन लिया। वह बीमार और कमजोर लग रही थी। पता नहीं विक्रम, रात भर सो नहीं पाई। बहुत बेचैनी हो रही है। विक्रम ने फिक्र जताने का नाटक किया,
लेकिन मीरा उसकी आंखों में छिपी शैतानी चमक देख सकती थी। तुम आराम करो मीरा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। उसने फोन उठाया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। सामने एक दुबला पतला अजीब सी मूंछों वाला आदमी खड़ा था। ये वही डॉक्टर था जिसका जिक्र विक्रम ने फोन पर किया था। मीरा ने तुरंत सोफे पर लेटकर सोने का नाटक किया और अपने हाथ में छुपाया हुआ फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया। ये देखिए डॉक्टर साहब, विक्रम की आवाज आई। बस ऐसे ही सोती रहती है, कुछ खाती पीती भी नहीं। मीरा ने अपनी सांसें रोक लीं, हर शब्द को अपने दिमाग में कैद करते हुए। डॉक्टर की घबराई हुई आवाज आई। विक्रम जी, मैंने जो बूंदें दी थीं, उनका ऐसा असर नहीं होना चाहिए। आपने डोज तो ठीक दिया था ना? हाँ बिल्कुल, 10 बूंदें जैसा आपने कहा था। विक्रम ने जवाब दिया। मुझे चाहिए कि इसका दिमाग काम करना बंद कर दे, ये सोती न रहे। चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी। दवा शरीर में जमा हो रही है, कुछ ही हफ्तों में ये हिंसक हो जाएगी, तब आप इसे आसानी से भर्ती करा सकते हैं। यह सुनकर मीरा का खून खौल गया। उसने धीरे से आंखें खोली, जैसे अभी अभी नींद से जागी हो। विक्रम, ये कौन है? उसने मासूमियत से पूछा। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ी डीएच गया। अरे तुम उठ गई? विक्रम ने हकलाते हुए कहा। ये डॉक्टर यशवंत है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इन्हें बुला लिया। मीरा ने उस डॉक्टर को घूर कर देखा और फिर विक्रम को। उसके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तूफान छिपा था। उस रात विक्रम ने मीरा के लिए चाय बनाई। ये लो, इसे पी लो, अच्छा लगेगा पीफा डीडालिस, उसने प्यार से कहा। मीरा ने कप ले लिया। वह यह जानती थी कि इसमें जहर की वो 10 बूंदें मिली हुई हैं। जैसे ही विक्रम किसी काम से किचन से बाहर गया, मीरा ने फुर्ती से अपनी और विक्रम की चाय की प्यालियां बदल दी। लो विक्रम, उसने मन में सोचा, अब अपनी ही दवा का स्वाद चखो। वह सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी, विक्रम की हर हरकत पर नजर रखे हुए। विक्रम वापस आया और अपनी चाय पीने लगा। कुछ देर बाद उसे उबासी आने लगी। पता नहीं क्यों, आज बहुत नींद आ रही है, उसने कहा और बेडरूम में जाकर सो गया। मीरा मुस्कुराई। पहला कदम कामयाब रहा। अब उसे वह शीशी ढूंढनी थी। उसने विक्रम के बैग और कपड़ी डिशों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। विक्रम के कोट की जेब में उसे एक छोटी बिना लेबल वाली शीशी मिल गई। यही थी वह दवा। मीरा ने एक पल सोचा कि इसे फेंक दे, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और प्लान आया। उसने शीशी के अंदर की दवा को कॉन्टैक्ट लेंस के एक पुराने डिब्बे में खाली कर दिया और शीशी में सादा पानी भर दिया। फिर उसने शीशी को वापस विक्रम के कोट की जेब में रख दिया। अब सबूत उसके पास था, वह दवा और डॉक्टर के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग। वह इन दोनों को लेकर पुलिस के पास जा सकती थी, लेकिन नहीं, वह विक्रम और निशा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ देना चाहती थी। वह उन्हें उनके ही खेल में हराना चाहती थी। उसने दोनों चीजों को एक डिब्बे में बंद करके अलमारी में सबसे पीछे छिपा दिया। अब वह हर सुबह विक्रम के हाथ से सहर वाली चाय पीती थी और विक्रम यह देखकर परेशान होता था कि उस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। मीरा ने अब अपना नाटक शुरू कर दिया। एक दिन उसने जानबूझकर हाथ से कप गिरा दिया और चिल्लाने लगी, मैं तंग आ गई हूं इन सब चीजों से। उसने कप के एक टूटे हुए टुकड़े को उठाकर दीवार पर दे मारा। विक्रम यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसकी आंखों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, जिसे मीरा ने साफ देख लिया। उसे लगा कि दवा ने आखिरकार अपना काम करना शुरू कर दिया है। मीरा, शांत हो जाओ, यह सिर्फ एक कप है, उसने कहा। मैं ऑफिस जा रहा हूं, कहकर वह लगभग भागते हुए घर से निकल गया। मीरा मुस्कुराई। हाँ विक्रम, भागो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद होने वाले हैं, उसने सोचा और जानबूझकर 2 और प्लेटें जमीन पर पटक दीं। उसे अपनी जीत की पहली आहट सुनाई दे रही थी। उस शाम दरवाजे पर घंटी बजी। सामने विक्रम की मां अंजलि जी खड़ी थी। विक्रम कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने अंदर आते हुए कहा। उनकी आंखों में चिंता नहीं,
बल्कि एक अजीब सी जांच पड़ताल थी। मीरा समझ गई वह जासूसी करने आई है। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ी कमजोरी है, मीरा ने सहजता से कहा। घर एकदम साफ था, टूटे हुए बर्तनों का कोई नामो निशान नहीं था। अंजलि जी हैरान थीं। उन्हें तो एक बिखरा हुआ घर और एक अस्त व्यस्त बहू देखने की उम्मीद थी। उन्होंने मीरा से इधर उधर की बातें की, लेकिन उनकी नजरें लगातार मीरा का विश्लेषण कर रही थीं। मीरा ने उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि वह उनका खेल समझ चुकी है। वह एक आदर्श बहू की तरह उनके साथ चाय पीती रही और उनके हर सवाल का शांति से जवाब देती रही। उस रात मीरा सोने की कोशिश कर रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। विक्रम ने बहुत धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन फुसफुसाहट की आवाजें मीरा के कानों तक पहुंच गईं। वह समझ गई, निशा आई थी। उसका खून खौल उठा। इतनी हिम्मत कि वह उसके घर में घुस आई। मीरा बिस्तर से उठी और चुपचाप कमरे से बाहर निकली। हॉल में जो नजारा था, उसे देखकर उसकी आंखों में आग लग गई। विक्रम और निशा एक दूसरे को चूम रहे थे। हेलो दोस्त, मीरा की बर्फीली आवाज गूंजी। दोनों उछल पड़ ढहे। निशा के चेहरे पर डर की जगह एक बेशर्म मुस्कान थी। ओह, तो तुम जाग रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम गहरी नींद में हो। उसकी आवाज में ताना था। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आज सब कुछ खत्म होने वाला था। निकल जाओ मेरे घर से, दोनों के दोनों, मीरा चिल्लाई। ये मेरा भी घर है, विक्रम ने अकद्दक कर कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा। ये मेरा घर है, मेरे माँ बाप का। मीरा की आवाज फट बंधी। उसने पास में रखा एक फूलदान उठाया और विक्रम की तरफ फेंक दिया। फूलदान उसके पैरों के पास जाकर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। देखा विक्रम, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही थे। ये पूरी तरह पागल हो चुकी है। अब तो इसे पागल खाने ही भेजना पड़ेगा। तुम दोनों को मैं जेल भेजूंगी, मीरा ने दहाड़ते हुए कहा। विक्रम हंसा। और पुलिस को क्या कहोगी कि तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई और तुम उस पर हमला करने लगीं? मेरा डॉक्टर गवाही देगा कि तुम्हारा दिमागी संतुलन महीनों से खराब है। तुम कहीं की नहीं रहोगी मीरा। विक्रम की आंखों में जीत की चमक थी। मीरा एक पल के लिए सहम गई। वह सही कह रहा था। उसके खिलाफ सारे सबूत थे। उस रात मीरा को एक अजीब सपना आया। वह एक खूबसूरत बाग में चल रही है और एक छोटी सी बच्ची उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। बच्ची का चेहरा धुंधला है, लेकिन उसकी आवाज साफ है। माँ, डरो मत, वो कह रही है। माँ, मीरा की तो कोई बेटी नहीं है। उसकी बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक अंधेरे रास्ते की तरफ ले जाने लगी। मीरा डर कर जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ये कैसा सपना था? वो बच्ची कौन थी? तभी उसका फोन बजा। एक अनजाना नंबर था। हेलो, क्या मैं मीरा जी से बात कर रही हूं? एक औरत की आवाज थी। हाँ, बोल रही हूं। मेरा नाम अनन्या है। मैं एक बाल आश्रम से बात कर रही हूं। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? बाल आश्रम। मीरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगी। उसने मिलने के लिए हाँ कह दिया। मीरा कैफे पहुंची। सामने वही औरत बैठी थी जिसे उसने विक्रम को पार्क में पैसे देते हुए देखा था। मीरा का दिल बैठ गया। वह औरत खड़ी हुई और अपना परिचय दिया। मैं अनन्या हूं। मीरा चुपचाप बैठ गई, किसी भी बुरी खैबर के लिए तैयार। मीरा जी, अनन्या ने झिझकते हुए कहना शुरू किया, मैं आपकी बेटी के बारे में बात करने आई हूं। मेरी बेटी? मेरी बेटी तो 6 साल पहले मर गई थी। मीरा की आवाज कांप रही थी। नहीं, अनन्या ने कहा, आपकी बेटी जिंदा है। वह हमारे बाल आश्रम में है। उसका नाम वाणी है। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। जिंदा? उसकी बेटी? ये कैसे हो सकता है? उसने तो अपनी आंखों से डेथ सर्टिफिकेट देखा था। वह उसकी कब्र पर हर साल फूल चढ़ाने जाती थी। यह झूठ है, मीरा चिल्लाई। आप मुझसे पैसे ऐंठने के लिए यह सब कर रही हैं। अनन्या ने शांति से अपना फोन निकाला।
ये देखिए, ये आपके पति विक्रम सिंह और आपके साइन किए हुए अडॉप्शन के कागज हैं, जिसमें आपने अपनी बच्ची को छोड़ आज दिया था। मीरा ने कांपते हाथों से फोन पकड़ था। विक्रम के दस्तखत थे, साफ साफ, लेकिन नीचे नीचे जो दस्तखत थे वह उसके नहीं थे। वह उससे मिलते जुलते थे, लेकिन वह उसके नहीं थे। किसी ने उसकी नकल की थी। ये ये मेरे साइन नहीं है, वह फुसफुसाई। इसका मतलब विक्रम विक्रम और उसकी मां, उन्होंने उसकी बेटी को उससे छीन लिया। उन्होंने उसे 6 साल तक यह यकीन दिलाया कि उसकी बेटी मर चुकी है। यह धोखा नहीं था, यह एक अक्षम्य पाप था। अनन्या जी, वाणी को आंखों की एक गंभीर बीमारी है, अनन्या ने आगे बताया। उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, वरना वह हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो सकती है। मैंने आपके पति से संपर्क किया था। उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया और मुझे बस 10,000 रुपए देकर चुप रहने को कहा। 10,000 अपनी बेटी की आंखों के लिए। मीरा की नसों में खून की जगह लावा बह रहा था। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, उसने दृढ़ता से कहा। अभी, इसी वक्त। अनन्या ने सिर हिलाया। वे दोनों एक टैक्सी में बैठी और बाल आश्रम की तरफ चल पड़ दी थी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़धक रहा था। वह अपनी बेटी से मिलने जा रही थी, जिसे उसने 6 साल से मरा हुआ समझा था। वह कैसी होगी? क्या वह उसे पहचानेगी? बाल आश्रम एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी इमारत थी। मैनेजर ने पहले तो मीरा से सख्ती से बात की, उसे एक और लापरवाह मां समझा। लेकिन जब मीरा ने अपनी पूरी कहानी बताई और नकली दस्तखत दिखाए, तो उसका रवैया नरम पड़ेच गया। आपकी बेटी प्लेरूम में है, उसने कहा, लेकिन प्लीज अभी उसे मत बताइएगा कि आप कौन हैं। ये उसके लिए एक बड़ा सदमा होगा। मीरा ने सिर हिलाया। वह दरवाजे पर खड़ी हो गई। अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और फिर उसकी नजर उस पर पड़ी। एक कोने में एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, जिसने मोटे शीशे का चश्मा पहना हुआ था। उसके बाल बिल्कुल मीरा जैसे थे। उसका नाक नक्श बिल्कुल वैसा ही था। मीरा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। वह उसकी वाणी थी, उसकी जिंदा सांस लेती हुई बेटी। मीरा धीरे धीरे उसके पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। हेलो, मेरा नाम मीरा है। वाणी ने चश्मे के पीछे से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। आप कौन हो? उसकी आवाज में मासूमियत थी। मैं एक फोटोग्राफर हूं। मैं तुम्हारी एक तस्वीर लेना चाहती हूं। मेरी, बच्ची ने हैरानी से कहा। पर मैं तो सुंदर नहीं हूं। सब बच्चे मुझे मेरे चश्मे की वजह से चिढ़ाते हैं। मीरा का दिल टूट गया। तुम्हें किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? उसने वाणी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची हो। उसने वाणी को गले लगा लिया। बच्ची की खुशबू, उसका स्पर्श। मीरा को लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बद्धा खालीपन भर गया हो। उसने वादा किया कि वह जल्द ही एक बद्दा सा कैमरा लेकर आएगी और सबकी तस्वीरें खींचेगी। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आश्रम से निकलकर मीरा सीधा उस हॉस्पिटल गई जहां वाणी का जन्म हुआ था। उसने उस वक्त के चीफ डॉक्टर डॉक्टर शर्मा का पता लगाया। डॉक्टर शर्मा उसे देखकर सफेद पड़ी डीएच गया। वह उसे पहचान गया था। मीरा ने उसे अपने ऑफिस में चलने को कहा और चुपके से अपना रिकॉर्डर ऑन कर लिया। मुझे सच बताइए डॉक्टर, मीरा ने बर्फीली आवाज में कहा। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था? मैंने अडॉप्शन के कागज देखे हैं और मैं जानती हूं कि मैंने उन पर साइन नहीं किए थे। डॉक्टर की हिम्मत जवाब दे गई। यह सब विक्रम की मां अंजलि सिंह ने करवाया था। उसने कांपते हुए कबूल किया। वह एक बहुत प्रभावशाली महिला है। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने वैसा नहीं किया जैसा वह चाहती है, तो वह मेरा करियर बर्बाद कर देंगी। आपके पति भी इस सब में शामिल थे। उन्होंने ही कागजों पर दस्तखत किए थे। एक और सबूत मीरा के हाथ लग चुका था। अगला पार्टी डीढाव डॉक्टर यशवंत का क्लिनिक था। वह आदमी जो विक्रम को जहर दे रहा था। मीरा ने उसे क्लिनिक के बाहर ही पकड़ डीडीएच लिया। डॉक्टर साहब,
मेरे पति को दी हुई आपकी दवा खत्म हो गई है, उसने जोर से कहा ताकि आसपास के लोग सुन सकें। डॉक्टर उसे देखकर घबरा गया और उसे अपने केबिन में ले गया। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, उसने गिद्ध गिद्धाते हुए कहा। विक्रम ने मुझे ब्लैकमेल किया था। मेरे एक पुराने केस के बारे में उसे कुछ पता चल गया था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो वह मुझे बर्बाद कर देता। मीरा ने उसकी भी सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं। उसके पास अब विक्रम और उसके साथियों के खिलाफ ठोस सबूतों का एक पूरा जखीरा था। अब आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया था। वह अपनी सास अंजलि सिंह के घर की तरफ चल पड़ी ही। अंजलि सिंह दरवाजा खोलकर हैरान रह गईं। मीरा, तुम यहां? हाँ, मैं यहां हूं, मीरा ने अंदर आते हुए कहा। और मैं सब कुछ जानती हूं। मैं जानती हूं कि मेरी बेटी जिंदा है, और मैं यह भी जानती हूं कि यह सब आपने और आपके बेटे ने मिलकर किया है। अंजलि का चेहरा एफक्यू हो गया। उन्होंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब मीरा ने नकली दस्तखत वाली तस्वीर दिखाई तो उनकी बोलती बंद हो गई। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने हारी हुई आवाज में पूछा। मैं अपनी बेटी का इलाज कराना चाहती हूं। उसके ऑपरेशन में 17 लाख रुपए लगेंगे। वह पैसे आप और आपका बेटा देंगे। आपके पास 2 हफ्ते का वक्त है। या तो पैसे, या फिर मैं ये सारे सबूत लेकर पुलिस के पास जाऊंगी। और आप जानती हैं कि एक रिटायर्ड जज के खिलाफ जब ऐसा स्कैंडल बाहर आएगा तो क्या होगा? मीरा ने अपनी बात खत्म की और बाहर निकल गई, अपनी सास को सदमे की हालत में छोड़ धोकर। उस रात विक्रम ने उसे फोन किया। वह चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को धमकाने की? तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी जगह पागल खाने में है, और तुम्हारी जगह जेल में है विक्रम, मीरा ने शांति से जवाब दिया। वैसे डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर यशवंत तुम्हें हेलो कह रहे हैं। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। फोन पर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तुम ये साबित नहीं कर पाओगी। कोशिश करके देख लो, मीरा ने कहा। 17 लाख, 2 हफ्ते, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। वह जानती थी कि विक्रम आसानी से हार नहीं मानेगा। उसे एक और मजबूत कदम उठाना होगा, एक ऐसा कदम जो विक्रम की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। अगली सुबह मीरा उस मैगजीन के ऑफिस पहुंची जहां विक्रम काम करता था, लेकिन वह विक्रम के पास नहीं गई। वह सीधे मैगजीन के मालिक मिस्टर मल्होत्रा के केबिन में गई। मिस्टर मल्होत्रा एक नेक और इज्जतदार इंसान थे। कुछ साल पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को एक लंबी बीमारी के बाद खोया था। वह मीरा को अच्छी तरह जानते थे और उसकी इज्जत करते थे। मीरा, तुम यहां? सब ठीक तो है? उन्होंने हैरानी से पूछा। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, कुछ भी ठीक नहीं है, मीरा ने कहा, और फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। बेटी का सच, जहर की साजिश, निशा का धोखा, विक्रम की धमकी। उसने उन्हें सारी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। मिस्टर मल्होत्रा का चेहरा सुनते सुनते गुस्से और अविश्वास से लाल हो गया। यह अविश्वसनीय है, उन्होंने कहा। मैं इतने सालों से उस इंसान के साथ काम कर रहा था और मुझे उसकी असलियत का अंदाजा भी नहीं हुआ। उन्होंने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वाणी के ऑपरेशन का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये मेरी तरफ से होगा। और रही बात विक्रम की, तो उसका फैसला भी मैं अभी करता हूं। उन्होंने अपने इंटरकॉम का बटन दबाया। विक्रम सिंह और निशा को मेरे केबिन में भेजो अभी। मीरा ने गहरी सांस ली। आखिरकार न्याय का पहिया घूमना शुरू हो गया था। उसे लग रहा था कि सालों बाद उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। जब मीरा मिस्टर मल्होत्रा के केबिन से बाहर निकली तो उसने विक्रम और निशा को अंदर जाते देखा। विक्रम का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन निशा थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मीरा कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद निशा रोते हुए बाहर निकली। उसने एक पल के लिए मीरा को नफरत भरी नजरों से देखा और फिर तेजी से चली गई। उसके ठीक पीछे विक्रम बाहर आया। उसका चेहरा सफेद था, आंखों में खौफ था। उसने मीरा को देखा
कुछ कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाया और सीढ़ियों की तरफ भाग गया। मिस्टर मल्होत्रा ने मीरा को वापस अपने केबिन में बुलाया। मैंने उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया है, उन्होंने बताया, और मैंने विक्रम को मजबूर किया है कि वह अपनी सारी सेविंग्स तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैंने उसे यह भी हुक्म दिया है कि वह अपनी मां के साथ यह शहर हमेशा के लिए छोड़ दच कर चला जाए। मिस्टर मल्होत्रा ने मीरा की तरफ देखा और मुस्कुराए। मीरा, विक्रम की जगह अब खाली है, एडिटर इन चीफ की कुर्सी। मैं चाहता हूं कि तुम यह जिम्मेदारी संभालो। मीरा हैरान रह गई। मैं? पर मुझे तो कोई अनुभव नहीं है। अनुभव आ जाएगा, उन्होंने कहा। तुम में प्रतिभा है और सबसे जरूरी, तुम में ईमानदारी है। हमारी टीम तुम्हारी मदद करेगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसने न सिर्फ अपनी बेटी को वापस पा लिया था, बल्कि अपने खोए हुए आत्मविश्वास और करियर को भी। शुक्रिया मिस्टर मल्होत्रा, उसने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने एक नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। 1 साल बीत गया। इस 1 साल में सब कुछ बदल चुका था। वाणी का ऑपरेशन सफल रहा था और अब वह दुनिया को साफ नजरों से देख सकती थी। वह अपनी मां के साथ रहती थी, खुश थी और स्कूल जाती थी। मीरा एक शानदार एडिटर साबित हुई थी। उसके नेतृत्व में मैगजीन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। मिस्टर मल्होत्रा ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। वे सिर्फ बॉस और कर्मचारी नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए थे। विक्रम और उसकी मां शहर छोड़-धसकर जा चुके थे। खबर मिली थी कि वे कहीं दूर एक छोटे से शहर में गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। मीरा ने उन्हें माफ तो नहीं किया था, लेकिन अब उसके दिल में उनके लिए कोई नफरत भी नहीं बची थी। वह अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी थी। दिवाली की रात थी। मीरा और वाणी अपना घर दियों से सजा रहे थे। दिवाली की उस रोशन रात में जब मीरा और वाणी अपने घर को सजा रहे थे, दरवाजे पर घंटी बजी। सामने मिस्टर मल्होत्रा खड़े थे, हाथों में मिठाइयों का डिब्बा लिए। उन्होंने वाणी को प्यार किया और फिर मीरा की तरफ मुद्दे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मीरा, उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम और वाणी एक नई जिंदगी की हकदार हो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार, सम्मान और खुशियां हों। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। क्या तुम मुझे अपनी और वाणी की जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका दोगी? मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। उस दिवाली सिर्फ उनका घर ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी भी हमेशा के लिए रोशन हो गई थी। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी हमें कई बार बहुत मुश्किल हालात में डाल देती है, लेकिन मीरा की तरह हिम्मत और समझदारी से हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपके हिसाब से विक्रम और उसकी मां को जो एज़्ज़ा मिली, क्या वह काफी थी?